नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुहा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस एएफओ में एग्रोनॉमी के 15वें लेक्चर की, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं ग्राम के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चना बोलते हैं, और इसको कुछ लोग चिकपी के नाम से भी जानते हैं। इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, सबके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा। मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने एक बहुत ही अच्छा कोर्स आप लोगों के लिए बनाया है। उसका नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स, जो कि मैंने मात्र 1,000 रुपए में बनाया है। इस कोर्स में आपको बीएससी एग्रीकल्चर करते समय आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े होंगे, ये सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। ये जितने भी सब्जेक्ट आपने पढ़े थे बीएससी एग्रीकल्चर करते समय, उन सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक अच्छे तरीके से आपको तैयारी कराई जाएगी। और हर लेक्चर का आपको यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि अच्छे तरीके से एक बार बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ लो, और इसको पढ़ने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी आती है या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है, तो आपका ये जो कोर्स होने वाला है बिल्कुल अल्टीमेट कोर्स होने वाला है। इसको पढ़ लेने के बाद कहीं आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरी गारंटी है। मैं इतने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं और से कुछ भी पढ़ने या खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना मोर देन सफिशियंट होगा आपको एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप खरीद सकते हो। अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है, बहुत ही अच्छा कोर्स मैंने बनाया है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप खरीद सकते हो। और कोर्स से रिलेटेड अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। इस व्हाट्सएप नंबर अब आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो, या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं चिकपी के बारे में। चिकपी जिसको हम बोलते हैं चना, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ग्राम के नाम से भी जानते हैं। इसकी अगर बोटेनिकल नेम की बात करें तो सिसर स्पीसीज होता है। सिसर एरिटेनम और सिसर काबुलम दो तरीके के चने आते हैं, जिसको एक को तो कॉमन, एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं कॉमन चना या देसी चना बोलते हैं, और एक को हम बोलते हैं काबुली चना। तो चना को और किस नाम से जाना जाता है, तो चना को जैसे मैंने बताया कि ग्राम के नाम से जाना जाता है, इसके साथ साथ बंगाल ग्राम के नाम से जाना जाता है और चिकपी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही एक अच्छी स्टेपल लेगुमिनस क्रॉप होती है, जो कि हमारे भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्रो करी जाती है। की स्पेसीज की बात करें तो सिसर एरिटेनम, जैसे कि मैंने बताया, जो कि हमारा देसी चना होता है, जिसको हम ब्राउन चिकपी बोलते हैं या फिर काला चना बोलते हैं। यहाँ पर आपको जो इमेज दिख रही होगी ये अपने काले चने की है, जिसका नाम होता है सिसर एरिटेनम। इसके अंदर जो 2n क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 14। और अगला है हमारा सिसर काबुलम, जिसको हम क्या बोलते हैं, काबुली चना या फिर व्हाइट चिकपी, जो कि आपका क्या होता है, जो आपने छोला खाया होगा ना, छोला भटूरा, तो छोला भटूरा में जो छोला वाला चना होता है वो होता है हमारा सिसर काबुलम, जिसको हम काबुली चना भी बोलते हैं। तो इसके फैमिली की बात करते हैं तो ये पेपिलियोनियसी फैमिली का से बिलोंग करता है। और पेपिलियोनियसी फैमिली को वाइडली लेगुमिनेसी फैमिली कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में जेआरएफ जैसे एग्जाम में, जेआरएफ या एसआरएफ जैसा जो एग्जाम होता है जिसमें काफी डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें फैमिली में आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेपिलियोनियसी। क्योंकि जो लेगुमिनेसी है, लेगुमिनेसी में ही एक सब फैमिली है जिसको पेपिलियोनियसी बोलते हैं। तो पेपिलियोनियसी फैमिली से बिलोंग करता है। बेसिकली ये एक लेगुमिनस क्रॉप होती है जो कि लेगुमिनेसी से बिलोंग करता है। इसी में अपना जो मटर है, बीन्स है, और इसके साथ साथ लेंटिल जो हमारा है, ये सभी इसी के अंदर आती है। इसके साथ जो ग्राउंड नट है, ये भी हमारे लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। इसके जियोग्राफिकल ओरिजिन की बात करें तो साउथ वेस्ट एशिया माना जाता है इसका जो ओरिजिन है। और इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान है, वहां पर भी इसका ओरिजिन माना जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा काबुली चना, तो काबुली चना जो काबुल से काबुली बना है, तो अफगानिस्तान या फिर साउथ वेस्ट एशिया जो है, ये इसका बिल्कुल वो हो जाएगा ओरिजिन प्लेस। अगर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ चिकपी, तो उसमें आपका अगर साउथ वेस्ट एशिया लिखा है तो आपको इसको लगाना है, अफगानिस्तान लगा है तो इसको लगाना है, और इन अगर ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं तो आपको साउथ वेस्ट एशिया ही लगाना है। चिकपी की डोमिनेंस की बात करें तो इंडिया में 1/3 पार्ट में ये ज्यादातर ग्रो किया जाता है। लगभग 40% जो पल्स का प्रोडक्शन होता है उसमें 40% आपका केवल और केवल किससे होता है, 40% आपका केवल और केवल चने से होता है। इट अकाउंट फॉर मोर देन 1/3
ऑफ द टोटल लैंड एरिया डेडिकेटेड फॉर ग्रोइंग पल्सेस अक्रॉस कंट्री। पूरे भारत में अगर मान लेते हैं कि 100 हेक्टेयर पे खेती होती है किसकी, पल्सेस क्रॉप की, दाल की, पूरे पूरे भारत में, तो उसमें 1/3 बोले तो लगभग लगभग कितना, 33 हेक्टेयर जमीन पर, 33 हेक्टेयर जमीन पर दाल की खेती आपकी होगी। कौन सी दाल की, चना की दाल की। ठीक, तो चने की दाल की खेती लगभग 33 हेक्टेयर पर होगी। और प्रोडक्शन की बात करें तो ये 40% प्रोडक्शन देता है। बोले तो 33% एरिया में 40% प्रोडक्शन देता है, तो इसका प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, दालों का राजा बोलते हैं, किंग ऑफ पल्सेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है बहुत अच्छी होती है। इसके अंदर कैल्शियम आयरन बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। बाकी प्रोटीन की बात करें तो इसमें 22-23% के आसपास इसके अंदर प्रोटीन भी पाया जाता है, जो कि कोई अगर वेजिटेरियन आदमी है तो उसके लिए जो प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इससे सत्तू भी बनाया जाता है। इसके टेस्ट की बात करें तो इसमें दो तरीके की एसिड पाई जाती है, एक मैलिक एसिड होती है, एक ऑक्जेलिक एसिड होती है। जो मैलिक एसिड होती है वो 95-96% के आसपास पाई जाती है, और 4 से 5% के आसपास इसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाई जाती है। और ये मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड ये दो तरीके की एसिड होती हैं, जो कि इसकी पत्तियों में पाया जाता है। बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक एसिड होती हैं, और इसी की वजह से इनकी जो पत्तियां होती हैं, अगर इनकी पत्तियों का साग बना के खाओ, चने का साग खाया जाता है, तो उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा-सा खट्टे टेस्ट का होता है। मेडिसिनल एप्लीकेशन की बात करें तो हमारा जो चिकपी होता है, इसके लीफ में थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। इसके साथ-साथ जो हमारे पेट से रिलेटेड जो भी बीमारियाँ होती हैं, उसके लिए इसके अंदर का जो मैलिक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, वो काफ़ी अच्छा होता है। अगर हमारे पेट में गैस वाली प्रॉब्लम है, हमको बार-बार गैस बन रहा है, तो अगर जो चना है, चने के अंदर का मैलिक एसिड या फिर ऑक्जेलिक एसिड ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहने का मतलब जो पेट से रिलेटेड हमारे बॉडी में जो समस्याएँ होती हैं, उनसे निजात मिलती है अगर हम चने का सेवन करते हैं। देसी चिकपी की बात करते हैं तो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्टेपल होता है। इसके अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसका जो सीड होता है वो स्मॉल होता है, डार्क कलर का सीड होता है। सीड कोड इसका थोड़ा-सा रफ टेक्सचर का होता है, जैसे कि आप लोग चना तो देखे ही होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जिसने चना ना देखा हो। तो इसका जो ऊपर का जो सीड कोट होता है थोड़ा-सा रफ टेक्सचर का होता है। प्राइमरी कल्टीवेशन की बात करें तो इंडियन कॉन्टिनेंट में चाहे इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, यहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है। और इसके साथ-साथ इथियोपिया, मेक्सिको और ईरान में भी इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से करी जाती है। इसको भारत में जो दाल लोग खाते हैं ना, दाल चावल बना के खाते हैं, तो दाल में चने की दाल काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है। अरहर की दाल, चने की दाल, मटर की दाल, ये 3 तरीके की दाल जो होती है, बहुत ही ज़्यादा स्टेपल मानी जाती है। इसके साथ-साथ फिर मूँग की दाल आती है, उड़द की दाल आती है। लेकिन ये जो 3 दाल अभी मैंने बताया, चना की दाल, अरहर की दाल और मटर की दाल, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होती है। न्यूट्रिशनल एडवांटेज की बात करें तो इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स पाया जाता है। और ब्लड शुगर की प्रॉब्लम अगर किसी को है, यानी कि अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, तो उसके लिए जो चना होता है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं तो इसका जो सीड होता है काबुली चने का, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि काबुली चना कैसा होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काबुली चना इस तरीके से सफेद-सफेद सा होता है, और इसका जो सीड होता है थोड़ा-सा बोल्ड होता है, बोले तो थोड़ा-सा बड़ा होता है। अपना काले वाले चने की अपेक्षा जो देसी चना होता है, उसकी अपेक्षा जो काबुली चना होता है ये बड़ा होता है। इसका सीड जो होता है थोड़ा-सा लार्जर होता है, लाइटर या फिर व्हाइट कलर का ये थोड़ा-सा देखने में लगता है। सीड कोट की बात करते हैं तो जो हमारा देसी चना होता है उसमें उसमें थोड़ा-सा रफ सीड कोट पाया जाता है, जबकि इसमें स्मूदर सीड कोट पाया जाता है। इसकी सीड कोट जो होती है, काफ़ी ज़्यादा चिकनी सी इसकी त्वचा पाई जाती है। जो इसका जो सीड कोट होता है, वो कैसा होता है, बीज आवरण जिसको कहते हैं, वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, इसकी जो सीड कोट होती है। प्राइमरी कल्टीवेशन की बात करें तो साउदर्न यूरोप में, इसके बाद नॉर्दर्न अफ्रीका में, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चिली में इसकी खेती ज़्यादातर करी जाती है, क्योंकि ये काबुली चना है तो काबुल में इसकी खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में करी जाती है। इसके साथ-साथ इंडिया के कुछ भाग हैं, वहाँ पर भी काबुली चने की खेती की जाती है। काबुली चने को इंडिया में 18वीं शताब्दी में लाया गया था। 18वीं शताब्दी का मतलब समझते हो? 1701 से लेके और हमारा 1800 तक जो आता है, ये हमारा 1701 से सन 1700 से लेके 1799 तक, ये हमारा 18वीं सदी आती है। कई लोग 18वीं सदी को 1801 से समझते हैं, तो ये 1801 से, ये तो हमारा फिर अगर 1800 लिखोगे तो 19वीं सदी चलने लगती है।
तो 1701 से लेकर 1799 ये हमारी 18वीं शताब्दी थी। इसी शताब्दी में काबुली चने की जो खेती हुई थी वो इंडिया में करनी स्टार्ट करी गई थी। काबुली जो चना होता है ये ज्यादातर यूज किया जाता है, जैसे छोले में ज्यादातर यूज किया जाता है। उसके बाद हुमस में यूज किया जाता है, सलाद में यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है और साइज जो होता है थोड़ा सा अच्छा होता है काले चने के लिए अच्छा। बोटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्रोथ हैबिट की बात करें तो जो पॉलिनेशन होता है चने का, चना एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। बहुत बार इसका एग्जाम में पूछा जाता है। अगर इसको पूछा जाए कि कैसी क्रॉप होती है तो सेल्फ पॉलिनेटेड होती है। फोटो पीरियोडिज्म के हिसाब से बात करें तो इसको ये लॉन्ग डे प्लांट होता है, जिसको लगभग 12 से 14 घंटे आवर पर डे के लिए इसमें सनलाइट चाहिए होता है रोज के लिए। इतना इसको अगर इसको इतना सनलाइट नहीं मिलेगा तो ये अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये लॉन्ग डे प्लांट होता है। ये भी लॉन्ग डे प्लांट है। अपना व्हीट भी जो है ये भी लॉन्ग डे प्लांट है। जो मेज है, मेज अपना डे न्यूट्रल प्लांट है। राइस जो है, राइस हमारा कैसा है, वो ये है शॉर्ट डे प्लांट है। तो इस तरीके से आप चीजों को याद किए रहो, जो मैं पढ़ाते चल रहा हूँ उसको एक बार रिवाइज भी करते रहा करो, नहीं भूल जाओगे। वाटर नीड की बात करें तो ड्राई लैंड जो क्रॉप होती है बोले तो इसको पानी की काफी कम जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास 2 बार सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं तो 2 बार अगर हल्की हल्की सिंचाई कर देंगे तो इसको हम बहुत आसानी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके अंदर की जो रूट सिस्टम पाई जाती है वो टैप रूट सिस्टम पाई जाती है। कहने के मतलब एक प्राइमरी रूट होगी, फिर सेकेंडरी रूट होती है, फिर टर्सरी रूट होती है। इस तरीके की जो रूट होती है जिसमें एक रूट मेन रूट होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट, इसको टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। कोई भी लेगुमिनस क्रॉप होती है सबके अंदर टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। और एडवांटेटियस रूट सिस्टम जो पाया जाता है, एडवांटेटियस रूट सिस्टम ये हमारा जितनी भी ग्रेमिनी कुल की क्रॉप्स होती हैं उनमें पाया जाता है। घास वाली जो फसलें होती हैं उन सब में, अनाज वाली जो फसलें हैं या फिर ग्रेमिनी फैमिली के जो क्रॉप्स हैं उनमें सबके अंदर कौन सा एडवांटेटियस रूट सिस्टम पाया जाता है। एडवांटेटियस रूट सिस्टम का मतलब होता है उसमें ऐसे ढेर सारी जड़ें यहीं से निकली होती हैं तो हमको पता नहीं चलता कि कौन सी मेन जड़ है। जबकि टैप रूट सिस्टम में एक जड़ मेन होती है, फिर उसमें से ढेर सारी जड़ें निकली होती है। जैसे आम की जड़ जो होती है, आम में या बड़े बड़े जो पौधे पाए जाते हैं उसमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। बाकी आपका जो अनाज वाली फसलें हैं उसमें एडवांटेटियस रूट सिस्टम पाया जाता है। क्लाइमेट की बात करें तो मॉडरेट रेनफॉल अगर हो रहा है ये इसके वेजिटेटिव ग्रोथ में तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ साथ माइल्ड कोल्ड जो वेदर होता है ये इसके लिए काफी अच्छा होता है। ये फ्रॉस्ट की कंडीशन को सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर फ्रॉस्ट की कंडीशन आ जाती है, यानी कि अगर पाला पड़ने लगता है तो क्या हो जाता है, इसमें इसमें ब्लाइट वाली प्रॉब्लम लग जाती है। इसमें जो सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है इरिगेशन का वो फ्लावरिंग से जस्ट पहले होता है और पॉट डेवलपमेंट होता है। अभी उसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। आइडियल सॉइल की बात करें तो लाइट एल्यूवियल सॉइल जिसके अंदर जल भराव ना होता हो वो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग जो कंडीशन होती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन को हमारी जो चिकपी है या ग्राम है ये सस्टेन नहीं कर पाती। अगर पानी भर गया खेत में तो सूख जाएगा। तो वेल ड्रेन्ड लाइट एलुवियल सॉइल इज वेरी फेवरेबल होती है, जिसके अंदर फर्टिलिटी भी अच्छी हो, ड्रेनेज फैसिलिटी हो, प्रॉपर एयरेशन हो। इसके बारे में बात करें तो लूज और वेल एरेटेड सॉइल होनी चाहिए। रफ सीड बेड इसके लिए काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये सबसे इसकी स्पेशल क्वालिटी होती है। थोड़ा सा रफ सीड होगा, रफ सीड बेड होगा तब भी ये ग्रो हो जाएगा। कहने का मतलब अगर इसकी खेती हमें करनी करनी है तो आलू और गन्ने जैसे हमको बहुत बार टिलेज करने की जरूरत नहीं है। जैसे आलू और गन्ने की अगर हमको बुआई करनी होती है तो हमको एक फाइन सीड बेड की जरूरत पड़ती है। लेकिन चने में रफ सीड बेड यानी कि थोड़ा सा अगर खेत में ढेला भी पड़ा रहेगा, ढेला समझते हो ना, क्लॉड, अगर थोड़ा सा क्लॉड भी है खेत में तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर एयरेशन होना चाहिए। प्रॉपर एयरेशन मिलता रहेगा तो इसका जो सीड होता है प्रॉपरली जर्मिनेट हो जाता है और एक अच्छी फसल मिल जाती है। अगर खेत में छोटे छोटे ढेले बने हैं, ढेले नुमा खेत है, तो बहुत ही अच्छा इसको माना जाता है। इसके साथ साथ बात करते हैं सोल क्रॉप में। अगर इसको ग्रो करना है तो सोल क्रॉप में ग्रो कर सकते हैं। बाकी मिक्स क्रॉपिंग या फिर इंटर क्रॉपिंग में इसको ग्रो कर सकते हैं। किसके साथ, बार्ले के साथ, लेथायरस के साथ, लेंसीड के साथ, मस्टर्ड के साथ इसकी खेती बहुत ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ कॉफी, सनफ्लावर, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सोरगम और वीट। ज्यादातर भारत में जो इसकी खेती करी जाती है चने की, वो मिक्स क्रॉप के रूप में आपके मस्टर्ड में करी जाती है। और इसके साथ साथ आपको जो गेहूं है इसमें करी जाती है। तो मस्टर्ड गेहूं और मस्टर्ड वीट और सोरगम इन सब जो क्रॉप्स होती हैं इनके अंदर चने को इंटर क्रॉप के रूप में ज्यादातर ग्रो करा जाता है।
ये एक तरीके का कैच क्रॉप भी होता है। कैच क्रॉप इन शुगर केन, जैसे मान लो हमने एक शुगर केन की खेती कर रखी है, अब इसको हमने हार्वेस्टिंग कर ली। आप लोगों को पता होगा कि शुगर केन की जो हार्वेस्टिंग होती है वो अक्टूबर और नवंबर के महीने में हो जाती है। अब क्या होगा कि अगर मान लेते हैं हमने इसमें गेहूं लगा दिया, तो अगली बार जब हमको गन्ने की बुआई करनी है तो नहीं कर पाएंगे। तो गन्ने के बीच में हमको एक छोटी सी फसल लेनी है, क्योंकि उधर फरवरी मार्च में फिर हमको गन्ने की बुआई करनी पड़ेगी। तो इस बीच में हमारे पास टाइम होता है कि हम चने की खेती कर लें। चने की खेती आराम से कर सकते हैं गन्ने के बीच में। और इसको अगर हम राइस की खेती कर रहे हैं तो उसको सेकंड क्रॉप के रूप में हम चने की भी खेती कर सकते हैं। मतलब चना राइस ज्यादातर, लेकिन भारत में गड़बड़ कर क्या करते हैं लोग, राइस और वीट की खेती करते हैं। तो राइस और वीट का जो ये क्रॉपिंग सिस्टम है, ये सबसे ज्यादा, ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्रॉपिंग सिस्टम है, ये जो क्रॉपिंग पैटर्न है, ये बहुत ही बेकार माना जाता है। क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, ये सब सभी चीजें मैंने अपने अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स में डिटेल में समझा रखा है। तो ज्यादातर क्रॉपिंग जो पैटर्न यूज किया जाता है भारत में, राइस वीट किया जाता है, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें राइस और क्या करना चाहिए, राइस और ग्राम करना चाहिए, राइस ग्राम, ये बहुत अच्छा माना, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। डिजीज कंट्रोल की बात करें तो इसमें अगर हम मिक्स क्रॉपिंग में लगाते हैं तो ब्लाइट वाली डिजीज से हमको थोड़ा सा फायदा मिलता है, ब्लाइट वाली प्रॉब्लम नहीं होती। इसके सेलिंग परसेंटेज की बात करें तो सेलिंग सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर सेलिंग परसेंटेज की बात समझेंगे। तो सेलिंग परसेंटेज रिफर्स टू proportion of the edible gram weight compared to the total weight of unsold pod। बोले तो जैसे हमको मिल गया फली, फली समझ रहे हो, सीधा सीधा यहाँ पर मतलब हो रहा है चने की फली से। चने की फली हम ले आए, अब चने की फली में से हम चना निकाल लेंगे, समझ गए, तो वो फली फली बाहर चला जाएगा। जैसे मटर की फली ले आते हैं तो मटर का छिलका निकाल देते हैं, तो ऐसे चने की फली निकाल दी, उसके बाद चने के ऊपर का छिलका निकाल दिए। तो इस तरीके से जो हम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेलिंग परसेंटेज। तो ये सभी चीजें निकाल देने के बाद हमको लगभग कितना पड़ता है, 49%। यानी कि अगर 100 किलोग्राम हम चने का पोड लेके आएंगे, चने की फली लेके आएंगे, तो हमको 49 किलोग्राम चने की दाल मिलेगी। सीधा सीधा आप बात अब इसे समझो, चने की दाल हमको कितना मिलेगी, 49 किलोग्राम मिलेगी। ऑप्टिमम सोइंग टाइम की बात करें तो 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर जो होता है, ये इसके लिए बहुत अच्छा टाइम माना जाता है। और सोइंग डेप्थ, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। सोइंग डेप्थ अगर है बिल्ट को कंट्रोल करने के लिए, ए स्पेसिफिक सोइंग डेप्थ कैन इन्फ्लुएंस द इंसिडेंट ऑफ सर्टेन डिजीज। टू हेल्प चेक प्रिवेंट विल्ट डिजीज, chickpeas should be sown at a depth of 8 to 10 centimeter. The depth might affect root exposure to pathogen and influence soil moisture around the developing seedling। कहने का मतलब ये है, कई बार पूछा जाता है कि इसमें बिल्ट वाली बीमारी बहुत लगती है चने में। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिल्ट की बीमारी को रोकने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो इसमें जो डीप सोइंग है, डीप सोइंग काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि डीप सोइंग जब हम कर देते हैं 8 से 10 सेंटीमीटर पे, तो इसमें जो बिल्ट वाले जो फंगस हैं वो लग नहीं पाते, बिल्ट वाले पैथोजन इसके पौधे को डैमेज नहीं कर पाते, तो हमारा जो चना होता है उसमें बिल्ट वाली प्रॉब्लम नहीं लगती है। तो इसमें स्विंग कितने पे करनी चाहिए, 8 से 10 सेंटीमीटर पे करना चाहिए, जबकि गेहूं का मैंने बताया था 5 सेंटीमीटर। तो ये जो 8 से 10 सेंटीमीटर है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी याद रखना। सीड रेट की बात करें तो नॉर्मल, अगर हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में अगर अर्ली सोइंग कर रहे हैं तो लगभग 75 से 80 किलोग्राम सीड पर हेक्टेयर सफिशियंट होता है। लेकिन अगर हमको लेट सोइंग करनी है तो यही लगभग 80 से 100 किलोग्राम सीड रेट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सीड रेट इन लेट प्लांटिंग की बात करते हैं तो 25% हमको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ता है, कंपेयर फॉर द पोटेंशियली लोअर जनरेशन रेट, रिड्यूसिंग bigger due to less favorable condition, thereby ensuring a good plant stand and satisfactory yield। अगर हमको लेट में इसकी सोइंग करनी है, लेट प्लांटिंग करनी है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कम से कम 25% हमको और बढ़ा देना पड़ेगा। ठीक, 25% बढ़ा देने का पड़ेगा, मतलब 80 का 25% अगर हम निकालेंगे तो 80 + 20 बोले तो जहाँ 80 किलोग्राम डालना है, सॉरी अर्ली कह रहा हूँ, इसमें हमको जहाँ 100 किलोग्राम मान लो डालना है, तो 100 में हमको 25% और बढ़ा के डालना पड़ेगा, बोले तो 125 किलोग्राम हमको, 125 किलोग्राम हमको एक सीड रेट देनी पड़ेगी 1 हेक्टेयर में। 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर देना पड़ेगा अगर लेट प्लांटिंग या लेट सोइंग हम कर रहे हैं तो। नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में नाइट्रोजन इसमें 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फॉस्फोरस 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर और पोटेशियम 30 किलोग्राम पर हेक्टेयर देना चाहिए। वहीं अगर रेनफेड कंडीशन है तो उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सबको थोड़ा थोड़ा घटा देते हैं,
क्योंकि रेनफेड कंडीशन का जो क्रॉप होती है उसकी यील्ड घट जाती है, उसकी यील्ड काफी ज्यादा कम होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन लगभग कितना रखेंगे, नाइट्रोजन रखेंगे लगभग 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर, फास्फोरस लगेंगे 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर, और पोटेशियम रखेंगे लगभग 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर। एक चीज और समझ लेना कि जो हमारी लेगुमिनस क्रॉप होती है उसमें जितना भी हम न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, ये सभी प्राइमरी न्यूट्रिएंट एट द टाइम ऑफ सोइंग डालना चाहिए। एट द टाइम ऑफ सोइंग बोले तो बेसल डोज के रूप में, बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसके अंदर जो वो होता है, क्या कहते हैं, रूट नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। तो हमको अलग से इसमें फर्टिलाइजर देने की जरूरत नहीं पड़ती है, तीनों फर्टिलाइजर हमको एट द टाइम ऑफ सोइंग बेसल डोज के रूप में दे देना चाहिए। फॉर ऑप्टिमल ग्राम यील्ड, phosphorus should be applied earlier below or to the side of the seed। सीड के हमको बगल में डालना चाहिए टाइम ऑफ सोइंग के समय पर। दिस टारगेटेड प्लेसमेंट इंश्योर द डेवलपमेंट चिकपी रूट। फॉस्फोरस जो होता है इससे रूट का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से होता है। केवल इसी क्रॉप नहीं, कोई भी क्रॉप है अगर अच्छे से आपको रूट डेवलपमेंट करना है तो उसके लिए फास्फोरस देना जरूरी होता है, क्योंकि रूट डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो रूट डेवलपमेंट करना है अगर अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गहराई में 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई में बोया जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके रूट डेवलपमेंट के लिए फास्फोरस देना जरूरी होता है। ड्राई लैंड क्रॉप बट रिस्पॉन्सिव टू इरिगेशन, ज्यादातर ये ड्राई लैंड में ग्रो किया जाता है, लेकिन अगर हमारे पास 2 बार सिंचाई का साधन है तो एक बार हम प्री फ्लावरिंग या लेट वेजिटेटिव ग्रोथ में डाल देते हैं और दूसरी बार पॉट डेवलपमेंट में। अब ये प्री फ्लावरिंग स्टेज क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर फ्लावरिंग के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, हमने इसमें सिंचाई कर दी तो फ्लावर ड्रॉप वाली समस्या आ जाएगी और वेजिटेटिव ग्रोथ ये ले लेगा, तो बड़ी समस्या आ जाती है। इसके साथ साथ इसमें जो वेजिटेटिव ग्रोथ और रिप्रोडक्टिव स्टेज, इन दोनों के बीच में जो कंपटीशन होने लगता है, ये भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। ये होता क्यों है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में अपने कोर्स में पढ़ा रखा है। फिलहाल आप ऐसे समझो कि जो प्री फ्लावरिंग स्टेज है उसी में इसको डालना चाहिए। प्री फ्लावरिंग स्टेज कहने का मतलब, अगर हमको पता चल रहा है कि आने वाले 10-15 दिन में इसमें फ्लावरिंग होने वाली है, तो उससे पहले हमको एक बार इसकी सिंचाई कर देनी चाहिए। अगर एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग हमने सिंचाई करी तो फ्लावर ड्रॉप होने लगेगा और इसके साथ साथ वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी दोबारा से, तो हमारा जो फ्लावरिंग हो वो लेट हो जाएगा, और फ्लावरिंग लेट हो जाएगा तो आगे उधर फिर हमको यील्ड कम मिलेगी। इसके साथ साथ जब फ्लावरिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक, यानी कि एक बार फ्लावरिंग से पहले दे देना चाहिए, और उसके बाद जब फ्लावरिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, तो फ्लावरिंग जैसे कंप्लीट होता है उसके बाद पॉट डेवलपमेंट स्टेज शुरू हो जाती है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, फली बनने लगती है। फली जो दाने हैं वो बनने लगते हैं, तो दाने बनने के समय पर हमको एक बार सिंचाई करनी चाहिए। तो 2 बार हल्की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। देखो, ज्यादा सिंचाई करोगे वाटर लॉगिंग कंडीशन हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, तो ज्यादा सिंचाई नहीं करनी है, हल्की हल्की सी 2 बार सिंचाई कर देंगे तो चने की खेती आराम से हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक इंटरकल्चरल प्रैक्टिस होती है जिसको हम निपिंग बोलते हैं। ध्यान से समझना, जैसे मान लो कि ये चना लगा हुआ है, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि चने का जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट बड होता है, यहाँ से, ठीक, इसको क्या करते हैं, जब हम तोड़ देते हैं, प्लकिंग या टिपिंग ऑफ द एपिकल टॉप मोस्ट बड अलोंग विथ सम यंग लीफ फ्रॉम ईच चिकपी प्लांट, इसी को हम क्या बोलते हैं, निपिंग बोलते हैं। फुनगी कुपटना बोलते हैं, हमारे इधर क्या बोलते हैं, फुनगी कुपटना। इसकी फुनगी जो है उसको कुपट दो। मैं इसको फिर से समझाता हूँ क्या होता है। सबसे ऊपर का जो टर्मिनल पार्ट होता है चने के पौधे का, उसमें 2-3 पत्तियां सहित ऊपर के इस पार्ट को यहाँ से हाथ से तोड़ के निकाल देते हैं। कई बार इसको बकरियों से और भेड़ों से किया जाता है। भेड़ और बकरियां जब आती हैं तो वो मुलायम मुलायम ऊपर की पत्तियों को खा जाती हैं, ऊपर से इतना इतना खा जाती हैं, तो एक तरीके से स्वतः ही निपिंग हो जाती है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कई बार हमको केमिकल से भी करना पड़ता है और कई बार हमको हाथ से भी करना पड़ता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, निपिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, प्लकिंग करना या फिर ट्रिपिंग करना। ऊपर वाले सबसे टॉप मोस्ट बर्ड को क्या कहलाता है, निपिंग कहलाता है। टाइमिंग क्या होता है इसका, वंस ड्यूरिंग अर्ली ग्रोथ स्टेज। इसका जब अर्ली ग्रोथ स्टेज होता है, जबकि पौधा लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, इसकी हाइट लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर हो जाती है, जो कि 30 से 40 दिन के बाद आता है, उस समय इसको करते हैं। कब करते हैं, एक बार करेंगे 30 से 40 दिन सोइंग के बाद। 30 से 40 दिन सोइंग के बाद पौधे की जो हाइट होती है वो कितनी होती है,
वो 12 से 15 सेंटीमीटर, यानी कि जो छोटी सी पटरी अपनी आती है, छोटी सी स्केल जो ज्योमेट्री बॉक्स में हुआ करती थी, उतना बड़ा जब हो जाए तब इसको करते हैं। पर्पज क्या होता है, इससे क्या होता है, ये लग्जेरियंट अपवर्ड ग्रोथ नहीं होता है। बोले तो जो चने की हाइट है वो बढ़ना कम हो जाती है, और चना चना लेटरली बढ़ने लगता है, बोले तो अगल बगल बढ़ने लगता है, और जिससे लॉजिंग नहीं होने लगता है। इसके साथ साथ ब्रांचिंग ज्यादा होती है, यहाँ से काट दोगे तो फिर इसमें ब्रांचिंग ज्यादा होने लगती है, तो ब्रांचिंग वाली भी अच्छे से ब्रांचिंग हो जाती है, और फ्रूट और पॉड का डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है। तो इसी वजह से निपिंग करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। वैरायटी की बात करते हैं तो इसमें जो ICIARI से डेवलप किया गया वैरायटी है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट से, वो है PDM1, PDM11 और BG 2024। ICR से डेवलप की गई वैरायटी पूसा 209 और DJ 203 है। देसी चने की वैरायटी की बात करें तो CO3 RS10 और GCP11, पूसा 1003 है, K551 है, और JG है जिसको हम चाप चाप बोलते हैं, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी मानी जाती है चने की। इसके साथ साथ बात करते हैं तो EL 550 80 104 है, ENP 58 है, RS11 है, G 130 है। ये काफी अच्छी वैरायटी मानी जाती है, जो कि हाई यील्डिंग और मिड ड्यूरेशन की वैरायटी होती है। स्पेशल पर्पज के बारे में बात करें तो ENP 58 जो है, इसकी गुड कुकिंग क्वालिटी और टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है। G 24 जो होता है, कैन परफॉर्म वेल इवन डिलेड अगर प्लांटिंग, अगर हमको लेट सोइंग करनी है तो G 24 करना है। इसके साथ साथ अर्ली और लेट दोनों में तो जैक अपना दोनों तरीके से चल सकता है। बाकी रेनफेड कंडीशन के लिए अपना जो गौरव है, इसके साथ साथ C 205 है, इसके साथ साथ इसमें एक है पूसा 256 है। इसके बाद सद्भावना जो है, ये भी काफी अच्छी वैरायटी मानी जाती है चने की। चने की एक और वैरायटी है जिसको हम अवरोधी बोलते हैं, ये ड्रॉट के प्रति रेजिस्टेंट होती है, और बाकी बिल्ट वाली प्रॉब्लम इसमें नहीं लगती है। तो अवरोधी जो है, इसमें आपका एक तो बिल्ट नहीं लगता है, और इसके साथ साथ ड्रॉट के प्रति भी टॉलरेंट होती है। तो ये अवरोधी वैरायटी आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये बिल्ट के प्रति बहुत ही टॉलरेंट होती है। इसके साथ साथ C 104 जो है वो रेजिस्टेंट होती है टू मेजर, इससे ड्रॉट और बिल्ट दोनों के प्रति। ब्लाइट के प्रति राधे जो वैरायटी है, उदय और हरियाणा चना 1 है, इसमें भी ब्लाइट नहीं लगता है। इसके साथ साथ महामाया 2 है, इसमें भी बिल्ट नहीं लगता है सॉइल बॉर्न डिजीज के प्रति। ये काफी ज्यादा, अरे बिल्ट बिल्ट इज ए डिवास्टेटिंग सॉइल बॉर्न डिजीज होती है। बिल्ट जो होती है वो सॉइल बॉर्न डिजीज होती है, तो महामाया भी इसको लगा सकते हैं। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो बिल्ट के प्रति जो सबसे रेजिस्टेंट वैरायटी है वो आपकी अवरोधी वैरायटी है, तो इसको याद कर लेना। अवरोधी वैरायटी किसके लिए, इसमें बिल्ट नहीं लगता है। बिल्ट कैसी बीमारी है, ये हमारी एक सॉइल बॉर्न डिजीज है। इसके साथ साथ इसमें एक राधे है, उदय है और अवरोधी है। ये तीन चार वैरायटी जो है महामाया है, ये चार पांच वैरायटी ऐसी हैं चने की जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं से क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। पेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें एक पॉड बोरर लगता है, जो जिसको हम बोलते हैं चिकन पिग पॉड बोरर या फिर ग्राम पॉड बोरर कहते हैं। हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा उसका साइंटिफिक नेम होता है। इसका जो लार्वल स्टेज होता है, कैटरपिलर जिसको कहते हैं, ये पॉड में छेद कर देता है, और जो हरे हरे जो डेवलपिंग जो ग्रेन होते हैं इनसाइड पॉड, उसको खा लेता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा लॉस होता है। तो इसको रोकने के लिए हमको प्रॉपर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना चाहिए, या तो फिर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी हम कर सकते हैं। तो चने में सबसे ज्यादा नुकसान किससे होता है, बीमारी के रूप में बिल्ट बहुत लगता है, जिसके लिए अवरोधी लगा सकते हो, और पॉड बोरर से बहुत बीमारी होती है। पॉड बोरर की वजह से चने का जो फली होती है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिसको हेल्कोबर्पा आर्मीजेरा। तो हेल्कोबर्पा आर्मीजेरा की वजह से ग्राम पॉड बोरर लगता है। इसको इसका जो लार्वल स्टेज होता है, जिसको कैटरपिलर बोलते हैं, यही इसका सबसे डैमेजिंग स्टेज होता है। जैसे इंसेक्ट में एक लार्वा प्यूपा एडल्ट होता है, तो इसमें इंसेक्ट का जो लार्वल स्टेज होता है केवल वही नुकसान कराता है, ना तो एग और ना ही प्यूपा और ना ही एडल्ट, कोई नुकसान नहीं करता। केवल इसका कैटरपिलर जो स्टेज होता है, केवल वही नुकसान करता है। यील्ड के बारे में बात करें तो 500 से लेकर 600 क्विंटल पर हेक्टेयर ये यील्ड देता है। लेकिन वहीं अगर इरिगेटेड कंडीशन है और गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हम लगाते हैं तो लगभग 1500 से 2000 क्विंटल तक भी इसका प्रोडक्शन चला जाता है। इसके की फीचर की बात करें तो न्यूट्रिएंट का पावर हाउस होता है, जिसके इसके अंदर प्रोटीन पाया जाता है, और वेजिटेरियन डाइट में काफी ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके साथ साथ इट्स थ्राइव ए ड्राई लैंड कंडीशन एंड कैन इंटीग्रेटेड इनटू वेरियस क्रॉपिंग सिस्टम। डिजीज और पेस्ट के प्रति
काफी ज्यादा, जैसे कॉड बोरर है और बिल्ट जो बीमारी है, केवल इन दोनों से बचा ले जाओ अपनी फसलों को, तो बहुत ही अच्छी एक फसल अपने तैयार कर सकते हो चने के रूप में। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इसके अंदर होता जा रहा है, तो इस वजह से चने की खेती काफी मात्रा में हो रही है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके जो भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अपने दोस्तों के साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोगों में से ज्यादातर लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखो यार, इतना बड़ा तो चैनल है नहीं, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लोगे तो मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूंगा। इसके साथ साथ हमारा अगर पेड कोर्स आप खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर दिया गया जो वीडियो है, इस वीडियो को देख के आप हमारा 1,000 रुपये वाला अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स खरीद सकते हैं। मेरी गारंटी है कि इसको पढ़ लेने के बाद आप कहोगे कि क्या कोर्स बना है। मेरी गारंटी है कि इससे अच्छा कोर्स आपको पूरे इंटरनेट पे इतना सस्ता और इतना अच्छा कोर्स कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, आप मुझसे लिख के चाहे ले लो। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ पर आपको एक प्ले लिस्ट दिख रही होगी, इस प्ले लिस्ट को भी आप देख के अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।